हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मैं नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर 6 के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इंडियन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और आज हम बात करेंगे लेसन नंबर 8 के बारे में। लेसन नंबर 7 तक की वीडियोस मैं ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूँ। जिसने अब तक वो वीडियोस ना देखी हो तो पहले जाके प्लेलिस्ट की वाली वीडियोस देख लेना और हमेशा किसी प्लेलिस्ट की वीडियो को सीरीज वाइज देखा करो ताकि आपके हर एक कंसेप्ट टॉपिक वाइज क्लियर तो चले जाए, ठीक है। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करनी है वो इस नंबर पे जाए 9667836336 यहाँ पे व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। और हम चालू करते हैं आज का कंसेप्ट। जो हमारा आज का कंसेप्ट है लेसन नंबर 8 है इवोल्यूशन ऑफ फिजिकल पॉलिसी एंड इट्स इंपैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी। तो हमें समझना पड़ेगा कि जो फिजिकल पॉलिसी है, आपको याद होगा पिछले वीडियो में बात करी थी मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में, अब हम बात करें फिजिकल पॉलिसी के बारे में। यानी कि जो फिजिकल पॉलिसी है वो कैसे कैसे इवॉल्व हुई टाइम के साथ, ठीक है, एंड इट्स इंपैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी, उसका इंडियन इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट पड़ा ये हमें देखना है। तो सबसे पहले समझते हैं इस कंप्लीट चैप्टर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव। तो मात्र 3 चैप्टर बाकी है, 3 क्यों 4, 8th 9th 10th 11th है ना, जिसमें से मेन चैप्टर जो हमारा वो होगा 11th होगा, है ना। 8 9 10 तो चलो फिर भी इंपॉर्टेंट है बट एज कंपेयर टू 11th नहीं, क्योंकि 11th 5 ईयर प्लान है, ठीक है। वैसे तो मैं मानूंगा आप 11th जो है आप सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हो कि उसमें सिर्फ आपको डिफरेंट टाइप के 5 ईयर प्लान्स पढ़ने हैं और नीति आयोग का कंसेप्ट पढ़ना है। नीति आयोग का फिर भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है पर 5 ईयर प्लान जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे क्वेश्चन जो है बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ समझते हैं इस चैप्टर कंप्लीट चैप्टर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हैं। तो जो पहला पॉइंट आएगा इसमें हमारा वो क्या आएगा, हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ इंडियाज फिजिकल पॉलिसी फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू 1991। तो हमें समझना पड़ेगा कि हिस्ट्री में जो हमारा फिजिकल पॉलिसी है इंडिया का कैसे इवॉल्व हुआ, ठीक है, कब से, इंडिपेंडेंस के बाद से लेके 1991 तक, ठीक है। तो ये टाइम पीरियड हमें डिस्कस करना है पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव के अंदर, ठीक है। तो एक पहले बात बताता हूँ, एक चीज़ तो इंपॉर्टेंट कि भैया जो मॉनेटरी पॉलिसी है या फिर जो फिजिकल पॉलिसी है, यानी कि हम दो पॉलिसी के बारे में बात करते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक जब हम स्टडी करते हैं तो उसमें दोनों पॉलिसी का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। हम सब जानते हैं इक्विलिब्रियम की सिचुएशन होती है एक तो, और एक होती है डिसइक्विलिब्रियम की। इक्विलिब्रियम कब होता है, जब डिमांड और सप्लाई इक्वल है। डिसइक्विलिब्रियम कब होता है, जब डिमांड या तो सप्लाई से ज़्यादा है या फिर डिमांड सप्लाई से कम है। दोनों ही सिचुएशन इकोनॉमी के अंदर डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट करते हैं और इन्हीं केसेस में ना हम या तो मॉनेटरी पॉलिसी यूज करते हैं, फिजिकल पॉलिसी यूज करते हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। लेकिन जो ये पॉलिसीज हैं ये भी टाइम के साथ इवॉल्व होती आई हैं ताकि ये जो है बड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम को इकोनॉमिक की सॉल्व कर सके, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे इस पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव के अंदर। तो दूसरा पॉइंट आता है वो हमारे पास क्या है, की स्ट्रेटजीज फॉर मेंटेनिंग फिजिकल डिसिप्लिन इन इंडियाज इकोनॉमी। तो ऐसी कौन कौन सी स्ट्रेटजीज थी जिन्होंने यहाँ पे फिजिकल डिसिप्लिन बढ़ाने की कोशिश करी, वो भी इंडिया की इकोनॉमी के लिए, तो मैं वो डिस्कस करना होगा दूसरे पॉइंट के अंदर। तीसरा, एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑन इंडियाज फिजिकल पॉलिसी। फिर हमने एक चीज समझी थी कि 1991 जो है ये जो टाइम पीरियड है ये हमारे लिए काफी क्रूशियल था। क्यों, क्योंकि यहाँ पे LPG पॉलिसी जो है वो लॉन्च हो गई थी, यानी कि लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन वो हमारा जो है शुरू हो गया था, है ना। तो ये हमारे पास जो 1991 का जो टाइम है, ठीक है, तो इस टाइम पे जब इतना बड़ा चेंज आया, जो हमारी इकोनॉमी है वो क्लोज्ड इकोनॉमी से ओपन इकोनॉमी की तरफ शिफ्ट हो गई। हमने ट्रेड करना शुरू कर दिया फॉरेन कंट्रीज के साथ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री में आने लग गई, जो डोमेस्टिक लोग थे वो कहीं ना कहीं फॉरेन गुड्स की डिमांड कर पा रहे थे। तो ये जब चेंजेस हुए तो उसका जो फर्क है वो फिजिकल पॉलिसी पे क्या पड़ा वो हम डिस्कस करेंगे इस पॉइंट के अंदर। तो ये 3 पॉइंट हो गए। फिर हमारे पास जो 4th पॉइंट है वो क्या है, इवैल्यूएट द रोल ऑफ फिजिकल पॉलिसी ड्यूरिंग इकोनॉमिक क्राइसिस। इकोनॉमिक क्राइसिस टाइम पे फिजिकल पॉलिसी का रोल क्या होता है वो हमें डिस्कस करना है, ठीक है। लाइक द 2008, जिनको नहीं पता 2008 जो है वो काफी जो है फाइनेंशियल एक ऐसा साल था जहां पे ना हम लोग जो है एक तरह से इकोनॉमिकली बिल्कुल डिप्रेशन में पहुंच गए थे, खासकर अमेरिका, क्योंकि ये जो टाइम था ये इसमें क्या है, .com बबल बोलते हैं हम उसे, 2000 का टाइम पीरियड। इसमें एक ग्रेट फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, ठीक है। तो जिससे मेरे हिसाब से कोई सा भी देश जो है वो बचा हुआ नहीं था, यानी कि बहुत सारा पैसों का जो है यहाँ पे लॉस देखने को मिला था। यही नहीं, इकोनॉमिकली जो है बिल्कुल रिसेशन आ गया था, जैसे कोविड में नहीं आया उससे भी ज्यादा बुरा हाल था 2008 के अंदर। एंड फिर उसके बाद क्या आया, कोविड-19, ये भी काफी बेकार टाइम पीरियड था, वो तुम जानते हैं। तो ऐसे केसेस में जब फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं, चाहे वो 2008 का टाइम पीरियड हो, कोविड-19 का टाइम पीरियड हो, तो ऐसे केसेस में फिजिकल पॉलिसी कैसे हमारी हेल्प करता है वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर आता है हमारे पास 5th पॉइंट, वो क्या है, एक्सप्लोर हाउ फिजिकल पॉलिसी प्रमोट्स सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ इन इंडिया। तो हमें समझना ही होगा कि जो फिजिकल पॉलिसी है वो कैसे हमारी हेल्प करता है सस्टेनेबल ग्रोथ करने में, यानी कि एक ऐसी ग्रोथ करने
करने में, ठीक है, जो हम फ्यूचर में भी जिसका फायदा उठा पाए, यानी कि लोग जो हैं उसे आज भी जो सस्टेन कर पाए, पुराने वाले टाइम में उसे सस्टेन कर पाए, ऐसी ग्रोथ हम कैसे कर सकते हैं। और यही नहीं, इंक्लूसिव ग्रोथ जिसको हमने चैप्टर नंबर 6 में डिस्कस किया था, वो करने में फिजिकल पॉलिसी हमारी कैसे हेल्प करता है वो सब हम डिस्कस करेंगे। यानी कि अब जो है ना, हम सारे चैप्टर को इंटर रिलेट करने वाले हैं फिजिकल पॉलिसी के आसपास। फिर हमारे पास जो अगला लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, लर्न फंडामेंटल फिजिकल कंसेप्ट्स। फिर हमें फंडामेंटल फिजिकल कंसेप्ट समझने होंगे, सच एज फिजिकल डेफिसिट का मतलब क्या होता है। देखो फिजिकल डेफिसिट का मतलब यहाँ पे ये है कि जब हमारे पास जो है, देखो डेफिसिट का मतलब क्या होता है, नुकसान। और नुकसान कब होता है, जब रेवेन्यू कम हो, एक्सपेंडिचर ज्यादा हो। यही सेम बिजनेस में भी काम करता है कि जब बिजनेस में पैसा कम आएगा और पैसा जाएगा ज्यादा तो क्या होगा, डेफिसिट ही होगा। वही सेम चीज फिजिकल डेफिसिट है, जब गवर्नमेंट जो है एक इकोनॉमी को एक्सपेंड करने में पैसा ज्यादा खर्च कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट के पास जो रेवेन्यू है, टैक्स रेवेन्यू हो, ठीक है, चाहे वो टैक्स किसी भी टाइप का हो, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है, जीएसटी, किसी भी टाइप का टैक्स हो, वहां से जो रेवेन्यू आ रहा है वो कम है, लेकिन गवर्नमेंट के खर्चे क्या है, काफी ज्यादा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल डेफिसिट। ठीक है, इसके अलावा रेवेन्यू डेफिसिट भी वही हो गया। ठीक है, फिर क्या आता है हमारा फिजिकल कंसोलिडेशन। ठीक है, तो ये चीज जो हमें 6th लर्निंग ऑब्जेक्टिव में समझने को मिलेगा। इसके बाद 7th पॉइंट क्या आता है, इंटरप्ले बिटवीन फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी। हमें समझना पड़ेगा कि हम कंपैरिजन करेंगे इस पॉइंट के अंदर कि फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसी कैसे एक जैसे हैं और कैसे अलग हैं, वो सब डिस्कस करेंगे। अचीविंग मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, और यही नहीं, ये कहीं ना कहीं मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनाने में कैसे हमारी हेल्प करते हैं, जो हमने डिस्कस किया भी था एक पॉइंट पिछले चैप्टर में, कि इकोनॉमी में मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो कैसे हमारी सहायता करता है प्राइस को स्टेबल रखने में। क्योंकि हम सब जानते हैं अगर डिमांड सप्लाई से ज्यादा होगी तो प्राइस जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, यानी कि इन्फ्लेशन क्रिएट होना शुरू हो जाएगा, और अगर डिमांड सप्लाई से कम होगी तो डिफ्लेशन क्रिएट होगा, प्राइस नीचे गिरने शुरू हो जाएंगे। लेकिन दोनों ही सिचुएशन इकोनॉमी के लिए काफी खराब होती हैं, दोनों ही कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली डिप्रेशन की तरफ लेके जाते हैं हमें, या फिर इकोनॉमिकली रिसेशन की तरफ लेके जाते हैं। तो ऐसे केसेस में प्राइस को स्टेबल रखना बहुत जरूरी होता है, तब जो है हम मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसीज को यूज करते हैं प्राइस को स्टेबल करने के लिए, या फिर इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए। तो वो पॉइंट आया। इसके बाद 8 जो पॉइंट है वो क्या है, रोल्स ऑफ की इंस्टीट्यूशंस। हमें वो इंस्टीट्यूशन समझने पड़ेंगे या फिर वो कमिटी समझनी होंगी इन शेपिंग इंडियाज फिजिकल पॉलिसी, जो जिनका बहुत बड़ा हाथ है इंडिया की फिजिकल पॉलिसी को शेप देने में। क्योंकि फिजिकल पॉलिसी है उसे अप्लाई करने के लिए इकोनॉमिस्ट भी तो होने चाहिए, है ना। जैसे कि आपको बताता हूँ, जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, ठीक है, वो कभी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, बाद में हमारे प्रधानमंत्री बने, पीएम बने। तो उन्होंने ना कभी, जब तक वो हमारी कंट्री में फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, पीएम थे, कभी इकोनॉमिकली दिक्कत नहीं आती। क्यों? क्योंकि वो इकोनॉमिस्ट थे, है ना, उन्हें इकोनॉमिक्स की काफी अच्छी नॉलेज थी, तो कभी फाइनेंस की दिक्कत तो किसी भी क्राइसिस में हमें ज्यादा नहीं झेलनी पड़ी। ठीक है, वो चीज। इसके बाद जो 9th पॉइंट आता है हमारे पास वो क्या है, आइडेंटिफाई चैलेंजेस एंड फ्यूचर डायरेक्शंस फॉर इंडियाज फिजिकल पॉलिसी। हमें समझना पड़ेगा कि कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो हर वीडियो में, हर चैप्टर में देखते हुए आए हैं, वो कौन कौन चैलेंजेस हैं, एंड फ्यूचर डायरेक्शन कौन कौन से होंगे फॉर इंडियाज फिजिकल पॉलिसी के लिए पोस्ट 2008, खासकर 2008 के बाद जो एक ग्रेट फाइनेंशियल क्राइसिस था उस टाइम पीरियड के बाद। यानी कौन कौन से चैलेंजेस देखने को मिले, हम वो डिस्कस करेंगे फिजिकल पॉलिसी के केस में, और कौन कौन से फ्यूचर डायरेक्शंस देखने को मिले फिजिकल पॉलिसी के अंदर 2008 के बाद, वो हम डिस्कस करेंगे। 10th पॉइंट क्या आता है, रिकॉग्नाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन फिजिकल मैनेजमेंट। जब हम बात करते हैं फिजिकल मैनेजमेंट की या फिर फाइनेंस की, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंस दो चीज आती है। एक तो ट्रांसपेरेंसी का सीधा सा मतलब ये है कि भाई अगर हम बात करते हैं कभी भी फाइनेंस के बारे में, अमाउंट के बारे में, पैसे के बारे में, तो ट्रांसपेरेंसी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट ये रिलीज करे कि गवर्नमेंट के पास जो रेवेन्यू आ रहा है उसे गवर्नमेंट जो है वो किस तरीके से खर्च कर रही है। तो वो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आया, है ना। तो गवर्नमेंट अपनी इनकम जो है किस तरीके से खर्च कर रही है। इसके अलावा जो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है हमारे पास यहाँ पे, अकाउंटेबिलिटी, कि गवर्नमेंट की जिम्मेवारी बनती है कि वो खर्चा तो चलो ठीक है, आपने दिखा दिया पैसा वहां पे खर्च हुआ, लेकिन खर्चा जो है वो इफेक्टिव और एफिशिएंट तरीके से होना चाहिए। उस खर्चे से बेनिफिट कितना मिला ये तो बहुत जरूरी है। तो इसलिए अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, और ट्रांसपेरेंसी दोनों बहुत जरूरी है फिजिकल पॉलिसी के केस में, और वो कैसे होती है वो हम देखेंगे बिल्कुल इस चैप्टर के आखिरी में। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स आए। अब समझते हैं इस कमिटी चैप्टर का इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में क्या है वो देखते हैं। इवोल्यूशन ऑफ इंडियाज फिजिकल पॉलिसी एम्फसाइजिंग इट्स हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। तो वो कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि हम जो हिस्ट्री में किस तरीके से डेवलपमेंट कर रहे थे। स्ट्रेटजीज फॉर फिजिकल डिसिप्लिन, हमें समझना पड़ेगा कि कौन कौन सी स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेगी फिजिकल डिसिप्लिन बनाए रखने में, यानी कि पैसों को संभालने के मामले में कैसे जो है, या फिर प्राइस को स्टेबल करने में कैसे हम डिसिप्लिन मेंटेन कर सकते हैं। रिएक्शंस टू द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, और यही नहीं, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जब भी आ रहा है उसका हमारी इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, एंड द सब्सिक्वेंट शिफ्ट बैक टू द पाथ ऑफ फिजिकल कंसोलिडेशन एंड इट्स
कंसिक्वेंसेस, और अगर कभी भी दिक्कतें हो रही हैं तो उसके कंसिक्वेंसेस किस किस प्रकार के हैं। इनिशियली इंडियाज अप्रोच टू प्लान्ड डेवलपमेंट वाज मार्क्ड बाय प्रूडेंट फिस्कल मैनेजमेंट। तो जब इंडिया ने अपने आप की डेवलपमेंट करने की कोशिश सोची, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट ने इंडिया की डेवलपमेंट करने के बारे में सोचा, तो इंडिया ने सोचा कि हम जो है सबसे पहले तो अपने फिजिकल मैनेजमेंट को ध्यान से यूज करेंगे, है ना, यानी कि अपना पैसा, अपने रिसोर्सेज बिल्कुल ध्यान से यूज करेंगे, ध्यान से लगाएंगे, तभी जो हम डेवलप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो रिसोर्सेज थे, एक तो पहली बात ही लिमिटेड थे, बहुत कम थे। क्यों कम थे? क्योंकि जो ज़्यादा रिसोर्सेज थे वो तो बेचारे अंग्रेज अपने साथ ले गए या फिर एक्सप्लॉइट करके चले गए। तो अब जो भी बचे हुए रिसोर्सेज थे उसको हमें एफिशिएंट और इफेक्टिव तरीके से यूज करना था, ताकि हम जो है फ्यूचर में ग्रो कर पाएँ, है ना। इसलिए हमने 5 ईयर प्लान्स भी लॉन्च किए थे। तो मेंटेनिंग कंट्रोल डेफिसिट, और यही नहीं, जो अगर हमारा डेफिसिट हो भी रहा है, हमारा नुकसान हो भी रहा है, हमारा रेवेन्यू कम है, हमारा एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, तो उस डेफिसिट को मैनेज भी किस तरीके से करना है वो भी हम जो है फिजिकल मैनेजमेंट में समझते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आई। दूसरा जो पार्ट आता है वो आता है टैक्सेशन सिस्टम। टैक्सेशन सिस्टम वाज डिजाइन्ड टू रीडिस्ट्रीब्यूट रिसोर्सेज फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर टू सपोर्टिव एक्सटेंसिव पब्लिक सेक्टर। अब जो टैक्सेशन सिस्टम था उसको इस तरीके से किया गया, क्योंकि टैक्सेशन सिस्टम है ना, हमेशा जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है रिसोर्सेज को। आप एक सपोज से एग्जांपल पूछता हूँ, अब गवर्नमेंट की मर्जी है, वो टैक्स किस पे ज़्यादा लगा रही है, किस पे कम लगा रही है। अगर गवर्नमेंट जो है वो कॉर्पोरेट सेक्टर के सपोर्ट में है और कॉर्पोरेट सेक्टर में टैक्स कम लगा रही है, और बाकी जो मिडिल क्लास है, फिर जो लोअर क्लास है, उन पर टैक्स ज़्यादा लगा रही है, इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो है वो मिडिल क्लास और लोअर क्लास का पैसा खर्च कर रही है किन के ऊपर, कॉर्पोरेट सेक्टर के ऊपर। इस बात का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं मिडिल क्लास और पुअर होगा, लोअर क्लास और पुअर होगा। तो इसे भी तो क्या बोलते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन की। भाई वहाँ से पैसा ले रहे हो और अमीरों को पैसा दे रहे हो। अब एक तरीका और बताइए, अमीरों से पैसा ले और गरीबों में पैसा बांटे। वो कैसे? कि भाई अमीरों से ज़्यादा टैक्स ले रहे हो, जो ज़्यादा कमा रहे हो उनसे ज़्यादा टैक्स ले रहे हो, ज़्यादा टैक्स वसूला आपने, फालतू पैसा कमाया, गवर्नमेंट का रेवेन्यू ज़्यादा आएगा, और उससे खर्च किया पब्लिक यूटिलिटीज़ में या फिर पब्लिक सर्विसेज में, पब्लिक फैसिलिटीज़ में, जो किसको मिलेगा, या तो मिडिल क्लास को या फिर लोअर क्लास को। क्योंकि जनरली ना जो टॉप क्लास लोग हैं उन्हें पब्लिक फैसिलिटीज़ की खास जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो खुद मेंटेन कर लेते हैं उस चीज़ को, तो उन्हें गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता किसी भी फैसिलिटीज़ को लेके। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड रिसोर्सेज। तो वही पॉइंट यहाँ पे है, टैक्सेशन सिस्टम वाज डिजाइन टू रीडिस्ट्रीब्यूट रिसोर्सेज फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर टू सपोर्टिव एक्सटेंसिव पब्लिक सेक्टर, लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिससे हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो भी इंक्रीज हो सकता है, सोशल वेलफेयर बढ़ेगा, इनिशिएटिव। तो ये सब चीज़ें जो है वो गवर्नमेंट कर सकती है। इसके अलावा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस इन 1991, आपको पता है, मैंने बताया था पिछली वीडियोस में कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आया था 1991 में, और यही एक रीजन था इस टाइम पे एलपीजी पॉलिसी को लॉन्च होने का, यानी कि इस टाइम पे लिबरलाइजेशन किया गया, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन किया गया, ग्लोबलाइजेशन किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि 1991 में बैलेंस ऑफ पेमेंट जो क्राइसिस आ चुका था इंडिया के अंदर। और बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है मेंटेन कब होता है? जब इंडिया जो है वो फॉरेन ट्रेड करेगा, यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेगा बाकी कंट्री से, तो उससे क्या होगा, फॉरेन करेंसी हमारी कंट्री के अंदर आएगी। लेकिन इंडिया ऐसा कर नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे बिजनेस पे, इंडस्ट्रीज पे फुल रेगुलेशन किसका था? गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि क्यों ना पहले हम अपने डोमेस्टिक बिजनेस को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, उसके बाद जाके फॉरेन कंट्री से जो है वो हम वहाँ पे उनका तो बिजनेस करेंगे। पता लगे अभी हमने एंट्री प्रोवाइड कर दी फॉरेन बिजनेस को हमारी कंट्री में आने के लिए, तो होगा कि हमारे डोमेस्टिक बिजनेस फ्यूचर में बिल्कुल बुरी तरीके से हार्म हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कभी डेवलप ही ना कर पाए। तो उस चीज को लेकर जब 1948 में गवर्नमेंट पॉलिसी लेके आई, तब गवर्नमेंट ने फुल कंट्रोल रखा। 1956 की न्यू इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी आई, तब गवर्नमेंट ने फुल कंट्रोल रखा पूरी इकोनॉमी के ऊपर, इंडस्ट्रीज के ऊपर, ठीक है, कंपनीज के ऊपर। तो इन दोनों टाइम पीरियड में तो गवर्नमेंट ने खूब रखा। लेकिन जब गवर्नमेंट ने देखा कि अब जो है हमारी कंट्री जो इतने साल हो गए हैं, हमारी कंट्रीज की जो कंपनीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, वो ग्रो कर चुकी हैं, तो अब जो है कहीं ना कहीं हम बैलेंस ऑफ पेमेंट को ठीक करने के लिए ये वाला रास्ता जो है वो अपना सकते हैं, यानी कि हम अपनी इकोनॉमी को प्राइवेटाइज, ग्लोबलाइज, लिबरलाइज कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने वहाँ पे किया भी। तो कैटलाइज्ड अ वेव ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। तो ये एक टाइम पीरियड था इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का एंड टैक्स सिस्टम रिफॉर्म्स का, कि टैक्स सिस्टम में क्या लेके आया जाए, रिफॉर्म लेके आया जाए, लीडिंग टू बेटर कंट्रोल ओवर फिजिकल डेफिसिट, ताकि फिजिकल डेफिसिट पे क्या हो, बेटर कंट्रोल हो, हम जो है वो फिजिकल डेफिसिट से फिजिकल सरप्लस की तरफ बढ़ना शुरू कर दें, कम से कम नुकसान हो, और जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो क्या होता है, पॉजिटिव हो जाए। क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव जब होता है जब हम फॉरेन कंट्री पे डिपेंडेंट ज़्यादा है, यानी कि इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, फॉरेन कंट्री में अपनी चीज़ों को एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। लेकिन जब हम
फॉरेन कंट्री में एक्सपोर्ट भी करना शुरू कर देंगे बड़े लेवल पे और इंपोर्ट कम करेंगे, इसका मतलब फॉरेन कंट्री का पैसा हमारी कंट्री में आएगा। और अगर हम एलपीजी पॉलिसी यूज़ करते हैं तो फिर फॉरेन इन्वेस्टर डायरेक्टली हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, एमएनसीज वगैरह लगा सकते हैं, जिससे हमारी कंट्री को बेनिफिट क्या मिलेगा, एक तो कंपटीशन बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं डोमेस्टिक बिजनेस को राइज करने का एक अच्छा मौका मिलेगा कंपटीशन की वजह से। दूसरा, बैलेंस ऑफ ट्रेड भी अच्छा हो रहा है, तो वो चीज़ थी यहाँ पे, ठीक है। तो इन अर्ली 2000 व्हेन डेट एंड डेफिसिट्स अगेन पोज्ड अ रिस्क, तो 2000 पीरियड था जब डेट और डेफिसिट दोनों फिर से क्या थे, एक रिस्क में थे। लीगल फ्रेमवर्क्स इन्फोर्सिंग फिजिकल डिसिप्लिन वर अडॉप्टेड, तो फिर से जो है वो फिजिकली जो फिजिकल पॉलिसी उसको लेकर डिसिप्लिन लेके आया गया। स्टेबलाइजिंग द सिचुएशन बाय 2007-08, जहां पे हमने कोशिश की कि हम स्टेबलाइज करेंगे अपनी सिचुएशन को 2007 और 8 के अंदर इनटू अ पीरियड ऑफ स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, और अपने आप को कहा जाएंगे एक अच्छे ग्रोथ की तरफ, एंड मॉडरेट इन्फ्लेशन, और जो इन्फ्लेशन होगा देखो ग्रोथ होगी तो लॉजिक वाली बात है इन्फ्लेशन बढ़ेगा। कोविड के बाद जो है हमने काफी तेजी से रिकवर किया, तो क्या इन्फ्लेशन नहीं बढ़ी, बहुत बड़े लेवल पे बढ़ी, महंगाई बहुत तेजी से बढ़ी, तो ग्रोथ तो होगी एंड मॉडरेट इन्फ्लेशन होगा। ड्यूरिंग ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पे द फिजिकल पॉलिसी शिफ्टेड टू काउंटर साइकिल एक्शंस, तो वहाँ पे हमने एक्शंस लेने शुरू कर दिए, इंक्लूडिंग टैक्स रिडक्शंस, एक टैक्स रिडक्शन कम कर दिया। टैक्स रिडक्शन कम करने का मोटिव क्या है कि लोग जो है मोटिवेट हो गए खर्चे की तरफ, क्योंकि जब भी कोई ऐसा फाइनेंशियल क्राइसिस आता है ना, सबसे पहले लोग अपना खर्चा करना कम कर देते हैं, क्योंकि लोग पैसा सेव करना पसंद करते हैं कि भाई फ्यूचर में कोई बहुत बड़ी दिक्कत आ जाए तो उस टाइम पैसा जो हमारी हेल्प कर सकता है। तो ऐसे किसी से जो गवर्नमेंट है वो टैक्स रिडक्शन करती है और अपनी स्पेंडिंग को इंक्रीज कर देती है, ताकि लोग जो है वो कहीं ना कहीं उन बेनिफिट्स का फायदा उठा पाए जो गवर्नमेंट उन्हें प्रोवाइड कर रही है। तो टैक्स रिडक्शन करने का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट चाहती है कि वो लोग कंज्यूम करे, कंजप्शन करे, ताकि इकोनॉमी जो है उस क्राइसिस से वापस रिकवर कर पाए। तो ये था हमारा फिजिकल पॉलिसी का आज की वीडियो में कंप्लीट कंसेप्ट, ठीक है, जहाँ पे हमने कहीं ना कहीं लेसन नंबर 8 का इंट्रोडक्शन कवर कर लिया है। अब मिलेंगे अगली वीडियो में जहाँ पे हम बात करेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में। अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, डीप में बढ़ेंगे इस चैप्टर को, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोज़ के लिए। और मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर, ठीक है। और उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। और नोट्स के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं, ठीक है। अब जिसको जो उतारना उतार ले, मैं ट्रॉम बोर्ड के सामने से।